हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीव यादव है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नीट के लिए लेक्चर्स कवर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे चैप्टर्स मैं कवर कर लूँ। ठीक है, तो हम इजी वे में नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। और इसमें हम पढ़ते क्या हैं? इसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि मतलब कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, मतलब वो कितनी स्पीड से हो रही है। कुछ रिएक्शन होती है फास्ट होती हैं, कुछ होती हैं स्लो होती हैं, कुछ होती हैं वेरी स्लो होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं रिएक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? और हम ये पढ़ेंगे ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी रिएक्शन हो रही हैं वो किस मैकेनिज़्म से हो रही हैं, मतलब हम मैकेनिज़्म के बारे में भी उनके समझेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में ही भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन 3 टाइप की होती। कौन कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। ठीक है, 3 टाइप की। अब वो टाइप कौन कौन सा है हम देखते हैं। पहले एक रिएक्शन आती वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होती है ना जो बहुत तेज़ी से होती है, अभी हम एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। और तुम्हारा दूसरा हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन। एंड तुम्हारा तीसरी कैटेगरी में होता है मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। मॉडरेट और स्लो रिएक्शन, मतलब इनकी एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, ये होती है वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से होती है, और ये होती है वेरी स्लो रिएक्शन जो मतलब काफ़ी टाइम लगा देती हैं। इवन ये ना ईयर्स में भी होती हैं। ठीक है, और मतलब सालों लगा देती हैं। और ये होती है मॉडरेट रिएक्शन जो एवरेज होती है इन दोनों के बीच की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत स्पीड से होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। अब टाइम टेकन बाय वेरी फास्ट रिएक्शन टू कंप्लीशन, मतलब कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है 10⁻⁴ और 10⁻⁻16। मतलब सोचो कितने, मतलब सेकंड्स, मतलब सोचो कितने स्पीड से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही हैं। मतलब अगर तुमसे एमसीक्यू पूछा जाए, कोई भी रिएक्शन है जो 10⁻⁴ और 10⁻16 सेकंड ले रही है, तो वो किस रिएक्शंस का एग्जांपल होगी? तो तुम बताओगे वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, वो ऐसी रिएक्शन जनरली आयनिक जो होते हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। ये तुम्हारा दूसरा, मतलब ऐसे तुम्हें क्लू मिल जाएगा एग्जाम्पल में। मतलब तुम्हें जब भी एमसीक्यू पूछा जाएगा तो तुम्हें एक क्लू मिलेगा कि मतलब बताओ आयनिक रिएक्शन जो होती हैं किस टाइप की रिएक्शन होती हैं, तो तुम बताओगे वेरी फास्ट कैटेगरी की ये रिएक्शन होती हैं आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं आयनिक रिएक्शंस के, मतलब जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे AgNO3 और NaCl के साथ इसको रिएक्शन कराने पे हमें मिल रहा है AgCl। ठीक है, प्लस NaNO3। ये रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ ना, ये दिमाग में रखना है क्योंकि ये तुम्हें कहीं ना कहीं आगे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे में AgNO3 को NaCl से रिएक्शन कराते हैं, हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है और NaNO3 मिलता है। ठीक है, AgCl क्या होता है? वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT होता है। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो ये रिएक्शन जो होती है वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होती हैं। अब ऐसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। BCl2 को हम रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? BaSO4। ठीक है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिल रहा है +2HCl। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है वेरी फास्ट रिएक्शन का। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन आप याद रखिए कि मतलब जो भी आयनिक रिएक्शन होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कैटेगरी का रिएक्शन था वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो
रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो ना कंप्लीशन में, मतलब ऐसी रिएक्शन हैं जो पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे आप अपने अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि ऐसी रिएक्शन विच टेक्स मेनी मोर टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कंप्लीशन में। इवन मे टेक, मतलब वो कितना टाइम लेती है कंप्लीशन के लिए, मे टेक डेज, कई दिनों में हो सकती है, और ये मंथ्स में हो सकती है, और ईयर्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, और ईयर्स होती है। अब इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल्स में क्या आता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप मतलब अपने घरों के आसपास देखे होंगे, जो आयरन मतलब रॉड होती है या फिर कोई आयरन का मतलब कोई भी होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको देखेंगे आप, उसमें रस्ट लगने लगता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। एंड अनदर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, CO को 2H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें CH3OH का फॉर्मेशन होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा सा याद रखना, एट रूम टेम्परेचर। पहला क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। जब CO का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, तब हमें CH3OH का फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या एग्जाम्पल है, वेरी स्लो रिएक्शन का, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट और स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ये मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो होती है जो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ना तो बहुत कम टाइम लेती हैं, ठीक है। ये मॉडरेट टाइम में हो जाती हैं, मतलब ठीक ठाक एवरेज इंटरवल में अपना ये कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल हम देते हैं डिकम्पोजिशन। इसके एग्जांपल में आ जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। आप ये रिएक्शंस याद रखिएगा, हमें मिलेंगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। ऐसे हम इसका डिकम्पोजिशन करा लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। और हम अगला उसका एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज़ द आल्सो एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। अभी आप ये परेशान मत होइए साथ सोच के कि मतलब ये सब रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सब रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, पर आप एक बार अभी लिख लीजिए ताकि ऐसा लगे कि हाँ आपने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे पढ़ा पढ़ा लगना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। ये भी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये पूरा ये जितना स्टेटमेंट है आपको इतना याद होना चाहिए। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज़ द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है, एग्जाम्पल होता है मॉडरेट रिएक्शन का। तो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपके जो दोस्त हो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक है। अब हमारा, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। थोड़े से टाइम में कितना चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में। अब यहाँ पे जो होता है ये प्लस माइनस का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस साइन हमें इंडिकेट करता है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, हम उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस साइन इंडिकेट करता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ पे जो निगेटिव साइन होता है इंडिकेट करता है कि कितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। तो कितना रिएक्टेंट यूज़ हो रहा, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने में,
ये हो गया कितना रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ए प्लस बी एक रिएक्शन है तुम्हारी सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी। इसमें रिएक्टेंट क्या है, ए प्लस बी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में यूज होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो तुम्हारा हो जाता है रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया रिएक्टेंट हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अब देखो रेट इक्वल टू क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन शॉर्ट इंटरवल, ठीक है, थोड़े से टाइम में। अब इसको हम ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। एकदम ऐसा सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, टाइम टेकन इन चेंज, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। आपने साइन तो देख ही लिया कि कौन सा साइन किस लिए यूज़ हो रहा है। अब चलिए हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टाइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टाइक्योमेट्री क्या होता है, ऐसे मतलब कोई नया सा शब्द सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन कंसिडर करें, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं, कोई भी ऐसे रिएक्शन मान लेते हैं ताकि इजी वे में हम आपको समझ में आ जाए। 3A + 2B, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप 5C + 6D, ऐसे बस एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम समझने के लिए, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो आप इसको इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन दैट चेन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम कैसे, ये जो है हमारा ये 3A, ठीक है, 3A, हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे कि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, और ये क्या करेंगे, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में साथ हमें निगेटिव साइन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, अभी हम आपको बताए थे ना कि जब भी रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो निगेटिव साइन यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है मतलब कम हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन यूज़ करते हैं। और तुम्हारे रिएक्टेंट के सामने जो लगा हुआ था इसको क्या करेंगे, ऐसे अपान में लिख लेंगे, ठीक है, 1/3 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब तुम्हें लिखना है बी के रिस्पेक्ट में, जब भी लिखना है तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगे, 1/2 माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये ऐसे लिखोगे तुम, ठीक है। अब तुम सी के रिस्पेक्ट में चलो बताओ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन 1/5 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा T, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सी के रिस्पेक्ट में। अब ऐसे तुम डी, ये जो तुम्हारा डी है इसके रिस्पेक्ट में लिख लो, चलो, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डी, ठीक है, कैसे होगा, 1/6 माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम ना इसको एक साथ लिख लो, मतलब एक साथ लिख लेते हैं हम। तुम्हारा रिएक्शन क्या था, ऊपर कहाँ गया यार, तुम्हारा रिएक्शन क्या था, 3A, तुम्हारा रिएक्शन था 3A + 2B, उसके बाद 5 ही ना, हाँ, 5C + 6D, ठीक है, तुम्हारा यही रिएक्शन था। अब हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख लेंगे सबको एक साथ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3 माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एकदम ध्यान से लिखते देखते रहना कि हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फिर इक्वल टू 1/5। ये देखो सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे इक्वल करके हमें लिखना होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और फिर इक्वल टू, ये देखो आप निगेटिव साइन, जब भी रिएक्टेंट लिखना आप निगेटिव साइन, और जब भी प्रोडक्ट लिखना आप पॉजिटिव साइन यूज़ करना। ठीक है, अब इसमें क्या था, डी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं 1/c डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे प्लस लिख दो क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं, जैसे हमें एक रिएक्शन साथ ये ऊपर वाली रिएक्शन ले लेते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, 6D। तो हमें नई नई टर्मिनोलॉजी मिलेगी अगर आपने पहले नहीं कभी पढ़ा है, और अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप सुने होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताओ। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तुमसे से पूछेगा व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो तुम बताओगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये होगा तुम्हारा निगेटिव में। तुम्हें जो ये भी लगा हुआ है तुम्हारे रिएक्टेंट के आगे, जो मतलब कितना अमाउंट है रिएक्टेंट का, उसको नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें अब ऐसे तुम्हें पूछ लेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बताओ। ये डिसअपीयरेंस है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बताओ, तो आप बताओगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, निगेटिव में। ठीक है, अब ये डिसअपीयरेंस का क्यों लिख रहे हैं हम, डिसअपीयरेंस का मतलब है कि कितना रिएक्टेंट जो है यूज़ हो जा रहा है, मतलब गायब हो जा रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, अब आप ऐसे प्रोडक्ट की साइड चले आओ, अभी तक हम रिएक्टेंट के साइड लिख रहे थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अब हम प्रोडक्ट के साइड आएंगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस, यहाँ पे क्या था, डिसअपीयरेंस था, यहाँ पे था रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब सी कितना बन रहा है हम उसको लिखेंगे। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी वहाँ पे कितना था तुम्हारा 5 था। ठीक है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्लस में लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, फार्म हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद चलिए अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाए कि हमने क्या पढ़ा है। 2SO2 प्लस O2 टेंस टू 2SO3। ठीक है, ये हमें दिया गया है, इसमें हमें बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 बताइए। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 बताइए, इसको कैसे लिखेंगे आप, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 को आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा SO2। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है SO2 में, अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी, कितना टाइम लग रहा है, यही क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, आपको SO2 के रिस्पेक्ट में अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखेंगे, 1/2 डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा टी, और रिएक्टेंट है तो निगेटिव लगा देंगे। ठीक है, जब भी रिएक्टेंट रहे निगेटिव लगाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और प्रोडक्ट रहेगा तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इतना समझ गए आप, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्लासेस बहुत लंबी नहीं होंगी फिर भी, लेकिन 20 से 25 मिनट होनी चाहिए ना, क्योंकि चैप्टर्स कवर करने हैं तो ठीक है, कोशिश करो कि आधे घंटे तक हमारी क्लासेस हो जाएं। ठीक है, और जहाँ पे नहीं समझ में आया तुम्हें कमेंट करना है, कहाँ नहीं समझ आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हें समझाऊँगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको तुम अपने आप से करना। ठीक है, और अगली क्लासेस में हम उसको समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन है 2N2O5, ठीक है, 4NO2 प्लस O2।
अब तुम्हें इसमें क्या किया करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मेट में सबको लिखना है, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेस करेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा एक्सप्रेस एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तुम्हारा यही क्वेश्चन रहेगा कि तुम इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करोगे, और तुम साइन वगैरह मत भूलना, ठीक है, पॉजिटिव साइन एंड निगेटिव साइन सब कुछ, ठीक है। और तुम्हारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ये तो एक हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन रहेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या मतलब रेट ऑफ, अगला क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 बताना है, ठीक है, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना है, किसका, डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। ये तुम्हारा 3 क्वेश्चन है, तुम इसको कर लेना, तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुमने आज का जो है लेक्चर समझा है, ठीक है, अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया। तो नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे तो बाद में तुम्हें रिवीजन करना आसान होगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, चीज़ें समझ के चलना, कुछ भी ऐसे पीछे मत छोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।